अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला यूं ही आपको हंसता बसता आबाद रखे और कभी किसी की मोहताज ना करे। आज की स्टोरी भी काफ़ी थ्रिलिंग होने वाली है, तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगाकर किसी खामोश जगह पर लेट जाएं या बैठ जाएं ताकि कहानी को अच्छे से फील कर सकें। आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट या स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा या ईमेल में से कहीं भी शेयर करें। मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज पर वॉइस ओवर करूँगा। तो अब मज़ीद देर किए बगैर आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अकील है और मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। मैं आपके साथ अपने गांव की एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो कि हमें बताया जाता है कि वहाँ पर सच में हुई थी। ये वाक़या हमारे गांव के एक बुज़ुर्ग शख्स के साथ हुआ था जो कि अब बुज़ुर्ग हैं, और ये वाक़या उनकी जवानी में हुआ था, जिनका नाम अवैस सलादिता था। हुआ यूं था कि वो अपने बाग की हिफाजत किया करते थे। रात के वक्त उनका माल्टों का बहुत बड़ा बाग था और वो अपनी चारपाई बिछाकर बाग में ही सो जाया करते थे, क्योंकि रात के वक्त काफ़ी सारे बंदे बाग के अंदर इसी आड़ में आते थे कि वो माल्टे वगैरह तोड़कर चोरी कर सके। इसीलिए वो बाग के अंदर ही बैठते थे, ऐसे मुकाम पर कि जहाँ से पूरे बाग पर नज़र रखी जा सकती थी। कहीं भी ज़रा सी भी हलचल होती थी तो उनके कान खड़े हो जाते थे और उनसे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। मतलब कि जिन दिनों में उस बाग में उनकी ड्यूटी होती थी, मतलब कि उनकी ड्यूटीज़ आपस में शेयर थी। कभी कोई भाई आता था, कभी कोई, और इस तरह उन्होंने अपने काम को बांटा हुआ था। वो बाग काफ़ी ज़्यादा एकड़ पर फैला हुआ था और उससे तकरीबन 15 किलोमीटर दूर उनका गाँव था और वहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। आसपास भी खेत और फसलें वगैरह थीं, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता था कि जब उनके पहरे की बारी होती थी तो वहाँ से कोई एक माल्टा भी तोड़ कर नहीं ले जा सकता था और ना ही कोई उधर घुस सकता था, क्योंकि वो बिल्कुल चौकस और चाकू चौबंद होकर बैठे रहते थे। कभी कभी लेट भी जाते थे, लेकिन वो सुबह 5 तक बिल्कुल नहीं सोते थे और फिर घर आकर अपनी नींद पूरी करते थे। तब उनकी एज 22 ईयर्स थी और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। उनके बाकी तमाम भाइयों की शादी हुई थी, इसीलिए उनके दिन भी ज़्यादा मुकर्रर किए जाते थे, क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं थी कि जिसकी वजह से उन पर जिम्मेदारी हो। इसीलिए उनके भाई उनको ज़्यादा दिन की पहरेदारी पर लगाते थे। मतलब कि हफ्ते में से अगर 4 दिन बाकी भाई कर रहे हैं तो 3 दिन इन अकेले को दिए जाते थे। बेशक 3 दिन लगातार नहीं, बीच में गैप भी होता था, क्योंकि 3 दिन लगातार तो कोई रात के वक्त जाग भी नहीं सकता, इससे सेहत भी ख़राब होती। क्योंकि हफ्ते में से 3 रातें इनको पहरा देना होता था। उसकी वजह ये थी कि इनकी शादी नहीं हुई थी अभी तक और बाकी तमाम भाइयों की शादी हुई थी, जिसकी वजह से उन पर घर वालों की भी जिम्मेदारी थी। इसीलिए इनको ज़्यादा रातें दी जाती थीं पहरेदारी के लिए। और उन सर्दियों की रातों में उस खुले बाग में इस तरह पहरा देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। बेशक वो काफ़ी सारी जर्सियाँ और कपड़ों के नीचे भी चीज़ें पहनकर ऊपर चादर लपेट कर बैठे होते थे, लेकिन उसके बावजूद उस सर्दी में बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ये 90s की बात है और उन दिनों में सर्दी काफ़ी शदीद हुआ करती थी। बताते हैं कि टेम्परेचर उस गांव में, अगर उस गांव की खाली बात करें तो 3 या 2 तक चला जाया करता था। बेशक माइनस में नहीं जाता था, लेकिन 3-2 तक तो आम जाया करता था। धुंध भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा करती थी और सर्दी की शिद्दत काफ़ी शदीद हुआ करती थी। इसके बावजूद भी वो वहाँ बैठे रहते थे। बेशक वो अपने खाने पीने के लिए साथ चीज़ें ले जाया करते थे, जैसे मूंगफली और चलगोज़े वगैरह, जिसकी वजह से वो वहाँ पर थोड़ा ध्यान लगा सकते थे चीज़ें खाते खाते। साथ वो थर्मस चाय का भी भरवा कर ले जाया करते थे, क्योंकि वक्फे से चाय की तलब तो होती रहती थी। अब डायरेक्ट अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड उस रात पर करूँ कि जिस रात उनके साथ वो वाक़या हुआ था, उस रात भी वो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक पहरेदारी पर थे। चारपाई बिछाकर लेटे हुए थे और चादर से खुद को ओढ़ा हुआ था कि इतनी देर में उनको बाग में कहीं दूर से आवाज़ आई कि जैसे दरख्त के पत्ते हिलते हैं। तो वो समझे हो सकता है कोई बाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने अपना लालटेन उठाया और बंदूक को लोड करते हुए उसी तरफ जाने लगे, क्योंकि चोर डाकू भी हो सकते हैं और कोई बाग में चोरी की घर से भी आया हो सकता है, मतलब कि माल्टों वगैरह की चोरी। तो वो अपनी गन को हाथ में लेकर लालटेन को हाथ में पकड़े आगे बढ़ने लगे। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ जाते जा रहे थे।
وہاں جا کر ان کو پتہ لگا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے کہ اتنی دیر میں ان کو باغ میں کہیں اور دور سے زور زور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آنے لگی، کیونکہ ایسے باغوں میں اکثر جنگلی کتے آ جایا کرتے تھے۔ تو وہ جلدی سے اسی طرف بھاگنے لگے، کیونکہ یا تو وہ کتے آپس میں لڑتے وقت بھونکتے ہیں یا تو وہ کسی شخص پر بھونکتے ہیں، لیکن آگے سے کسی اور کتے کی آواز تو آ نہیں رہی تھی۔ مطلب وہ اس لیے بھونک رہے تھے کہ وہاں پر کوئی شخص گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ جلدی سے اس طرف آواز دیتے ہوئے جانے لگے کہ جو بھی ہے سامنے آ جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ یہ کہتے کہتے وہ اب اتنا قریب اس کے پہنچ چکے تھے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ باغ کے اندر کوئی بھاگتا بھاگتا آگے کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہ بھی اس کے پیچھے چلاتے ہوئے بھاگنے لگے اور کہنے لگے کہ میں 10 تک گنوں گا، اگر وہ نہ رکا تو میں اس کی سیدھ میں گولی چلا دوں گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ وہیں کھڑے ہو گئے اور اس کے اوپر نشانہ سادھ لیا۔ 10 تک گنا اور اس کے بعد 2 فائر کٹھے اس کے اوپر کیے ٹانگوں والی سائڈ پر۔ اس کے بعد ایسا لگا کہ وہ چیز نیچے گر گئی ہے۔ یہ کرنے کے بعد وہ جلدی سے اس کی طرف بھاگنے لگے۔ تو جیسے ہی وہ اس کی طرف بھاگے اور وہاں جا کے رکے تو ان کے مطابق وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا بھیڑیا تھا کہ جس کی شکل بھیڑیے جیسی تھی، اوپر 2 بڑے بڑے سینگ تھے اور وہ پاؤں کے سہارے بھاگ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں بالکل انسانوں جیسی تھیں اور ہاتھ بھی بالکل انسانوں جیسے، لیکن وہ اتنا زیادہ بڑا تھا مانو کہ 10 انسانوں کا کھانا اکٹھا ہی کھاتا ہو۔ اویس الدتہ کے مطابق کہ اگر ان جیسے 10 کو اکٹھا کھڑا کیا جائے تو تب بھی اتنی صحت نہیں ہوگی جتنی اس اکیلے کی تھی، اور اس کا قد بھی تقریباً 7-8 فٹ ہوگا، اور اس کے پورے جسم پر ہلکے ہلکے بھورے رنگ کے بال تھے اور اس نے کچھ پہنا ہوا بھی نہیں تھا۔ اس کا پورا جسم بالوں سے ہی کور تھا، اور لالٹین کی روشنی میں جب انہوں نے اس کا منہ دیکھا تو اس کے اوپر کافی سارا خون لگا ہوا تھا، لیکن وہ مرتے مرتے درد بھری آوازیں نکالنے لگ گیا، جن آوازوں کو سننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ باغ میں دور سے کہیں ہلچل ہو رہی ہے اور الگ الگ جگہ سے۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد میں جلدی سے اپنی چارپائی کی طرف بھاگنے لگا، کیونکہ میرے باقی ساری گولیاں وہیں پر پڑی تھیں جو کہ اس گن کے اندر لوڈ ہوتی تھیں۔ میں جلدی سے اپنی چارپائی کی طرف بھاگنے لگا اور اسی بوکھلاہٹ میں میرا پاؤں اڑا اور میں زمین سے جا گرا۔ میری پوری کونیاں چھیلی گئیں اور منہ پر بھی کافی ساری چوٹ لگی۔ میں دوبارہ سے اٹھا اور پھر سے چارپائی کی طرف بھاگنے لگا۔ لالٹین میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں جلدی سے چارپائی کے پاس پہنچا اور جو میری گولیوں کا پٹا تھا اس کو میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا اور بندوق میں بھی 2 گولیاں لوڈ کر لیں۔ یہ کرنے کے بعد میں پیچھے کی طرف دیکھتا ہوا اس باغ سے باہر جانے لگا۔ ارادہ میرا یہی تھا کہ میں اب جلدی سے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس زمانے میں بائک اتنی عام نہیں تھی، اس لیے ان کے پاس سائیکل ہوتی تھی گاؤں سے باغ اور باغ سے گاؤں جانے کے لیے۔ تو وہ جلدی سے سائیکل پر بیٹھے اور سائیکل کو روڈ پر لے جا کر اپنے گاؤں کی طرف تیزی سے اس کو بھگانے لگے، کہ ان کو باغ کی طرف سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیزیں ان کے پیچھے آ رہی ہیں، اور جلد ہی وہ چیزیں روڈ پر آ گئیں اور ان کا پیچھا کرنے لگیں۔ کچھ چیزیں ساتھ باغ سے بھی ان کے پیچھے بھاگ رہی تھیں، جس کی وجہ سے درخت ہل رہے تھے اور باقی ان کے پیچھے روڈ سے آ رہے تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ کافی زیادہ ڈر گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب میں ان چیزوں سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا اور میرے پاؤں میں جان بھی بالکل ختم ہو چکی تھی، اس کے باوجود میں سائیکل کو اتنی تیزی سے بھگا رہا تھا مانو کہ وہ بائک سے بھی زیادہ تیز بھاگ رہی تھی، لیکن وہ چیزیں تو ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ حالانکہ ان کو سانس بھی کافی شدید چڑھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سائیکل چلانا نہیں روکی۔ ان چیزوں نے 2 سے 3 کلومیٹر تک ان کا پیچھا کیا اور اس کے بعد وہ اسی باغ کے اندر چلی گئیں، لیکن انہوں نے سائیکل چلانا نہ چھوڑا اور وہ سائیکل چلاتے رہے جب تک کہ ان کا گاؤں نہ آ پہنچا۔ گاؤں کے اندر پہنچتے ہی وہ اپنے گھر گئے۔ ان کے گھر کا دروازہ نہیں ہوتا تھا، کھلی حویلی سی بنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اندر گئے، اپنی سائیکل کو وہیں پھینکا اور گن اٹھا کر اندر کمرے میں چلے گئے، کسی کو بتایا بھی نہیں، اور جا کر اپنی چارپائی پہ سو گئے۔ لیکن جب وہ صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ باغ کی پہرے داری تو آج کسی نے نہیں کی۔ تو باقی بھائیوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم کیا رات کو باغ کی پہرے داری پر نہیں گئے تھے؟ لیکن اگر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ تم گئے تھے
तो फिर रात को जल्दी किस वजह से वापस आए? कोई बात हुई है? तो उनके छिली हुई कोहनियाँ देखकर और उनके मुंह पर जो चोट का निशान था उसको देखकर उनको समझ आई कि रात को ज़रूर बाग में कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो उनसे पूछने लगी कि बाग में क्या हुआ था रात को? किसी चोर डकैत ने हमला किया था या क्या हुआ था? तुमने आकर बताया ही नहीं और आकर सीधा चारपाई पर लेट गए। तो फिर उन्होंने जो सब कुछ उनके साथ हुआ वो उनको बताने लगे। तो उनके भाइयों ने यही समझा कि काम से जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रहा है। हम भी तो इतने अरसे से बाग में पहरेदारी कर रहे हैं, हमको तो आज तक कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है? तो उन्होंने आगे से कहा कि मुझे पहरेदारी से कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं चाहूँ तो पूरा महीना भी कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने चीज़ें रात को देखी हैं अगर आप लोग देखेंगे तो आप भी यकीनन यही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसका दिमाग तो पागल हो गया है, जैसे कि उन ज़मानों में लोगों के ख्यालात होते थे। तो उनके घर वालों ने कहा कि ऐसी बहकी बहकी और पागलों वाली बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी अभी तक शादी नहीं की, इसकी भी शादी अब कर देनी चाहिए ताकि इसको संभालने वाली भी कोई आ जाए और ये ऐसी उल पटांग हरकतें मत करे। उन्होंने अपने घर वालों को काफ़ी समझाया, काफ़ी कहने की कोशिश की कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये कोई चोर डकैत का हमला नहीं था, बल्कि वाकई में मेरे साथ ये हुआ है। जो चीज़ें बता रहा हूँ वो इंसान नहीं थी, लेकिन घर में से उसकी माँ के अलावा किसी ने उसकी बात नहीं मानी। बाप को भी थोड़ा थोड़ा शक था कि हो सकता है ये जान कर कह रहा है या अपने से फर्जी कहानियाँ बना रहा है, लेकिन बाद में उनके वालिद को भी उन पर यकीन हो चुका था। उनके माँ बाप को भी उन पर यकीन था, लेकिन भाइयों को अभी तक यकीन नहीं था। उनकी शादी भी कर दी गई और जब ये कहानी उन्होंने हमें बताई थी तो उनकी एज तकरीबन 60 थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन जो उन्होंने कहानी हमें सुनाई है हमें उस पर पूरा यकीन है। उस बाग की तरफ से अभी भी हम गुजरते हैं और वो बाग अभी भी उन्हीं की फैमिली के पास ही है। काफ़ी बड़ा बाग है और वहाँ के माल्टे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हैं, लेकिन वहाँ देखने से हमें ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ पर कुछ ऐसा है। वहाँ जाते ही एक अजीब सा खौफ आने लगता है और काफ़ी भारीपन सा है उस बाग में। पता नहीं क्यों बाकियों को ऐसा फील नहीं होता, लेकिन मुझे और मेरे साथ के कज़न्स को तो ऐसा फील हुआ था जब हमने वो बाग विज़िट किया था। हम तो उनकी इस बात को सच मानते हैं और गांव वाले झुठलाते हैं और उनके माँ बाप भी सच ही मानते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये अल्लाह जाने। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी बुजुर्गी तक भी यही कह रहा था कि उसके साथ ये वाकई में हुआ था, अपने बच्चों को भी बताता है और बाकी सबको भी, तो यकीन तो इसी बात पे करना चाहिए कि वो शख्स झूठ नहीं बोल रहा होगा। वो 5 वक्त के नमाजी भी थे और उनमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं थी, इसीलिए उनकी बात ना मानने की कोई वजह नहीं बनती। और हो सकता है वो चीज़ें आज भी उसी बाग में मौजूद हैं, लेकिन उस दिन वो इसीलिए सामने आई थी क्योंकि उन पर हमला किया गया था और उनमें से एक को मार दिया गया था। शायद इसीलिए वो गुस्सा होकर उनके पीछा करने लगी थी, लेकिन उसके बाद आज तक किसी ऐसी चीज़ को मारा गया ना देखा गया। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप दें और आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।